क्लिप खबर पर ये हमारा पहला एपिसोड है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी हमारे साथ हैं। तो मैं चाहती हूँ 3 वर्ष का कार्यकाल आप कैसे देखते हैं आपकी और सरकार को एक घेरने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने जो है वो राजनीतिक आपदा को भी पार किया। तो मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? सर, पंचायती राज चुनाव को लेकर के क्या अपडेट? भी मंत्री की ओर से कुछ और अपडेट्स आती हैं, मुख्यमंत्री जी कुछ और कह देते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर एक्ट चला, हम कोई चुनाव से भाग नहीं रहे, हमको चुनाव से डर नहीं रहे। फिर भाजपा ये आरोप लगाती है कि अगर हिमाचल प्रदेश सरकार चुनाव के लिए आपदा का हवाला देती है तो ये 3 साल का जश्न। ये भाजपा की जब पूर्व की सरकार रही है, जब वो उनके कोविड हुआ तो इन्होंने तीसरा साल और चौथा साल भी मनाया। बहुत बड़ा मुद्दा है कि जनजाति दर्जा कब मिलेगा। 1 जनवरी 2024 को इसको नोटिफाई कर दिया। देखो ऐसा नाथूराम चौहान जी, नेताओं का कोई छुट्टी का दिन होता है? नहीं, कोई दिन नहीं होता। आपका वे ऑफ रिलैक्सिंग क्या है? नहीं, कभी संडे के दिन छुट्टी हो जाए तो घर में रहे। अगर घर, हाँ, मैं पुराने गाने गाड़ी में जब जाता हूँ मैं पुराने गाने सुनता हूँ। सुबह टेलीफोन बजेंगे, सुबह से टेलीफोन है, दिन में टेलीफोन है, तो फैमिली भी परेशान हो जाती है। नहीं, मैं तो वैसे तो बेसिकली मैं डॉक्टर बनने में डॉक्टर जा रहा था, पर मैं बना नहीं। कहते भाग्य में, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर बच्चा अपनी किस्मत लिखाता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रीति चौहान और क्लिप खबर पर ये हमारा पहला एपिसोड है। और मुझे लगता है ये आज एक इंटरव्यू नहीं बल्कि एक नॉर्मल डिस्कशन है। और इस बातचीत के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री और वो व्यक्तित्व जिनका राजनीतिक जीवन बड़ा लंबा है, आप सभी इन्हें जानते हैं, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी हमारे साथ हैं। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे पहले एपिसोड में। और बहुत सारी बातें आज रहने वाली है, चाहे वो राजनीतिक गलियारों की खबरें हो, चाहे सर के निजी जीवन को लेकर हो, चाहे कुछ और हो, बहुत सारी बातें करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी ज़िला सिरमौर में जो एक बहुत बड़ी अभी उपलब्धि आई है, ज़िला सिरमौर का एक बहुत बड़ा सौभाग्य जुड़ा है कि चालदा महाराज ज़िला सिरमौर के पश्चिमी में विराजमान हुए हैं। और वहाँ आपने देखा कि ज़िला सिरमौर की सत्ता भी नतमस्तक हुई। मंत्री जी स्वयं 3 से 4 दिनों तक वहीं पर रहे। आंतरिक तौर पर आप एक व्यक्तित्व के रूप में आपने जो वहाँ पर मोमेंट को अपनी आंखों से देखा, जो उस क्षण को आपने जिया, मैं चाहती हूँ आप वो वर्ड्स में अगर एक्सप्रेस कर पाएँ तो। ये जो हमारे हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी गांव में जो चालदा महाराज आए हैं, ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और अपने आप में ये बहुत बड़ा एक उत्सव था और लोगों में भी बहुत खुशी थी। और मैंने राजनीतिक प्रोग्राम्स भी, धार्मिक प्रोग्राम्स भी बहुत हिमाचल प्रदेश और हिंदुस्तान में बड़े बड़े देखे हैं, मगर जिस तादाद में, जिस श्रद्धा और लगन से लोग उसमें शामिल हुए हैं, देवते के कार्यक्रम में शामिल हुए, मैंने कभी आज तक ऐसा देखा है। सुबह 3 बजे 4 बजे ना टाइम देख रहे हैं, ना ठंड देख रहे हैं, मैंने आज तक देखा और शायद ना देखा। और जिन लोगों ने इस ऐतिहासिक पल को अपनी आंखों से नहीं देखा है तो उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो मिस की है। जब द्राबल से उत्तराखंड से मीनस ब्रिज में एंटर किया है और जिस तरह से लोगों का सैलाब उत्तराखंड से जो हिमाचल प्रदेश में आया है, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। मेरे ख्याल 12 से 15 हज़ार आदमी जो है चालदा महाराज के साथ जो है वो प्रवेश किया है। और हिमाचल वाली साइड में भी लगभग 20 से 25 हज़ार लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे थे। जैसा आपने देखा 4 बजे द्राबल, सुबह 14 तारीख की सुबह 4 बजे द्राबल पहुँचे और उस वक़्त भी 40 से 50 हज़ार आदमी लोग उपस्थित थे। खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था, ट्रैफिक की व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के सहयोग से सारा हुआ है। हम भी उस पल के साक्षी बने। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सारे कार्यक्रम में कहीं किसी को चोट नहीं लगी, किसी को कोई झगड़ा नहीं हुआ, कहीं कोई ट्रैफिक जाम नहीं हुई, कोई 19-20 नहीं, और हर चीज़ बहुत स्मूथली 13 तारीख की शाम को, 14 का पूरा दिन, 15 की मॉर्निंग में जब सुबह वहाँ पश्चिमी में विराजमान जो है चालदा महाराज हुए, कोई ऐसी घटना नहीं। और ये हमारे लिए एक बहुत खुशी का पल है। हम स्वयं उस पल के साक्षी बने और सच में वो पल जो है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था जब महाराज हिमाचल में प्रवेश करते हैं। खैर सर, क्योंकि आप एक बहुत दिग्गज राजनीतिकार भी हैं, आपका राजनीतिक जीवन बहुत लंबा है और लगभग 6 बार आपको शिलाई विधानसभा के लोगों ने आशीर्वाद दिया है, तो राजनीतिक गलियारों से भी बहुत सारी खबरें हैं, बहुत चर्चाएं अक्सर रहती हैं। तो अभी हाल फिलहाल में आपकी सरकार ने आपके कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे 3 वर्ष का कार्यकाल आप कैसे देखते हैं आपकी सरकार के, क्योंकि आपके पास भी बड़ा दायित्व था, मुख्यमंत्री के राइट हैंड आपको माना जाता है, तो कैसा रहा ये? देखो, हिमाचल का जो हमारी सरकार का 3 साल का कार्यकाल है वो उपलब्धियों भरा भी है
कठिन दौर से भी हम गुजरे हैं। और अलग अलग जो आपदाएं आई हैं, जैसे 2023 में प्राकृतिक आपदा आई, 10,000 करोड़ का हिमाचल को नुकसान हुआ। 24 की शुरुआत में राजनीतिक आपदा आई, 6 हमारे कांग्रेस के विधायक ने राज्यसभा में भाजपा के उम्मीदवार को वोट दिया, फिर उनको डिस्क्वालीफाई किया, फिर उपचुनाव हुए और सरकार को गिरने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने जो है वो राजनीतिक आपदा को भी पार किया। उसके बाद हिमाचल की जनता ने, जो हमारी संख्या 40 विधायकों से 34 हो गई थी, हिमाचल की जनता ने फिर कांग्रेस की नीति, कांग्रेस के कार्यक्रम में और नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करके वो संख्या 40 पे पहुंचाई है। 2025 में भी आप देखते हो फिर इस बार भी भारी आपदा आई, जबकि लगभग 5,500 करोड़ का नुकसान हुआ है जी। राजनीतिक आर्थिक रूप से भी केंद्र सरकार ने हमको कमज़ोर करने की कोशिश की है। जो हमारा हक है और जो हमारे को आपदा में भी नुकसान हुआ है और जो हमारी अपेक्षा थी उसके अनुरूप केंद्र से हमको पैसा नहीं आया है। तो हिमाचल प्रदेश एक आर्थिक संकट के दौर से भी गुजरा है। इसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की जनता, हिमाचल प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश की जो विकास की गाथा है उसको रुकने नहीं दिया। अब जहाँ तक शिलाई चुनाव क्षेत्र का बात है, मैंने लगभग 300-350 करोड़ रुपया अपने शिलाई चुनाव क्षेत्र में सड़कों में, पीने की पानी की स्कीम्स में, बिल्डिंग्स में, स्कूल्स की बिल्डिंग्स में वो लाए हैं, टेंडर लगा है और आज शिलाई चुनाव क्षेत्र के हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। सर, अभी 2 साल का कार्यकाल आपकी सरकार के पास है, तो मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स कौन से हैं सिरमौर के लिए आने वाले 2 वर्षों में? नहीं, हमने देखो जहाँ सिरमौर भी हमारा कोशिश है, हमारा लक्ष्य है सिरमौर में भी विकास और सिरमौर के अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में भी विकास हो रहा है, काम हो रहा है। पोंटा हॉस्पिटल अपने आप में जो है एक हम ट्रॉमा सेंटर के लिए यहाँ 25 करोड़ रुपए हमने स्वीकृत कराए हैं, क्योंकि एक्सीडेंट के केसेस यहाँ बहुत हो रहे हैं। काफ़ी लंबित लंबित अभी हमने पोंटा हॉस्पिटल में स्टाफ नर्सेज की बहुत शॉर्टेज थी। पोंटा हॉस्पिटल में भी लगभग 8 से 10 स्टाफ नर्सेज और आई हैं, डॉक्टर्स आए हैं, स्पेशलिस्ट आए हैं। और समस्या तो है आर्थिक रूप से भी, अब सरकार जो है आर्थिक रूप से भी तंगी के दौर से गुजर रही है, मगर हमारा उम्मीद है कि जो अपना 16 फाइनेंस कमीशन का अवार्ड 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाए, उसमें प्रदेश की वित्तीय स्थिति जो है नॉर्मल हो जाएगी। सर, अभी तो आपको जो है आपके प्रदेश के मुखिया भी मिल चुके हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार जी बने हैं, तो क्या कुछ अच्छे बदलाव कांग्रेस में आ सकते हैं? नहीं, देखो वो तो विनय कुमार जी हमारे सिरमौर से हैं, रेणुका से विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, क्योंकि हमारा संगठन कमज़ोर था, 1 साल से प्रदेश अध्यक्ष नहीं था, तो संगठन की वो एक्टिविटी नहीं थी। नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हमारी पार्टी की जो एक्टिविटीज़ है, चाहे वो स्टेट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक पे है, वो बनेगी। और मुझे लगता है जल्दी स्टेट की कार्यकारिणी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स जो हैं वो बनने जा रहे हैं। उसके बाद जो ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे और संगठन, क्योंकि संगठन अपने आप में जो है, सरकार ने अलग काम करना है, संगठन ने अपना काम करना है, तो संगठन को एक नया प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार जी के रूप में मिला है, जिससे कांग्रेस पार्टी और मजबूत और सक्रिय होगी। जी सर, ये जो अम्बाला देहरादून NH-07 है, इसका काम तेज़ी से चल रहा है। अगर हम इधर से देखें तो कालाम तक बिल्कुल 4 लेन बन चुका है और तेज़ी से बन रहा है, देहरादून की तरफ से भी रोड जो है बन चुकी है। लेकिन सिरमौर में अभी जो हिमाचल की जो जगह है सिरमौर की, वहाँ कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं दिखाई दे रहा, ज़्यादा काम में तेज़ी नहीं दिखाई दे रही, तो अभी कहाँ तक पहुँचा ये आपकी बात ठीक है कि जो नेशनल हाईवे अम्बाला देहरादून हरिद्वार है, ये इसमें हिमाचल वाले में क्योंकि लैंड के लिटिगेशन और केसेस चले हुए हैं, डिविजनल कमिश्नर के केसेस चले हुए हैं, और मैंने डिविजनल कमिश्नर को भी कहा है कि भाई इसमें तो है, इसमें जो लैंड डिस्प्यूट्स है उसमें आप अवार्ड दे करके जो भी अवार्ड, वो अवार्ड दे करके इसको डिस्पोज ऑफ किया जाए, ताकि फील्ड में काम हो, क्योंकि इस रोड पे भी बहुत भारी ट्रैफिक है। और इस रोड बनने के बाद ये कि पोंटा शहर का जो ट्रैफिक है, जो देहरादून अम्बाला नाहन देहरादून हरिद्वार वाला, वो पोंटा शहर को बाईपास करके बाहर निकल जाएगा। क्योंकि अब सबसे बड़ी बात ये है कि पोंटा में क्योंकि हमारे जो क्रशर्स है और माइनिंग वाली एक्टिविटीज़ है, वो भी एक पोंटा शहर के लिए सिरदर्दी बनी हुई है। इस रोड और इस ब्रिज बनने के बाद जो है वो हम जो क्रशर्स वाली गाड़ियां हैं भारों भार, पिछला जो ब्रिज है आपका बद्रीपुर से पीछे जो बन रहा है उससे बाहर करके, और ये बांगरण पुल, भंगानी वाला पुल है, वो भी अधूरा पड़ा हुआ है, उसमें भी हमने मुख्यमंत्री जी को कहा, और मुझे लगता है जल्द हमको 4-4.5 करोड़ रुपए जो है वो मिल जाएंगे। लैंड एक्विजिशन हो गई है, 85 करोड़ रुपीज़ का अवार्ड लोगों को दे दिया गया है। उसमें जो है टेंडर लग करके हम, मुझे लगता है 2-3 महीने के अंदर हम उसको कंप्लीट करके
वो भी एक हमारे लिए एक ऑल्टरनेट जो है, जिससे पांवटा शहर की जो ट्रैफिक है वो भी कम हो जाएगी। थैंक यू फॉर द अपडेट सर। सर, हिमाचल में आजकल कानून व्यवस्था भी कहीं ना कहीं चरमराई हुई है। कहीं दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, जैसा अभी ऊना में हुआ, सोलन में हुआ, कहीं मर्डर हो रहे हैं। इसको मैं राजनीति से बिल्कुल नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि ऐसा पिछली सरकार में भी बहुत बार हुआ है और होता आया है। तो ऐसा आप क्या देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में युवा है वो किस मोड़ पर जा रहे हैं, किस रास्ते पर जा रहे हैं, और ऐसा आखिर हो क्यों रहा है? ये हर जगह हो रहा है, पूरे देश की बात करूँ। नहीं, देखो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी भी प्रदेश में या किसी भी क्षेत्र में जो ये गोली चलना है, मर्डर होना है, क्राइम होना है, ये दुर्भाग्य घटनाएं हैं। ये एक होती रहती हैं, घटनाएं होती हैं, होनी नहीं चाहिए। मैं कोई समर्थन नहीं कर रहा हूँ, होनी नहीं चाहिए। मगर अब आज के नौजवानों में आज के कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हो गए हैं जो नशे में हो कर के और फिर झगड़ा हो जाता है, और वो झगड़ा है एक्सट्रीम तक चला जाता है, वो है। मगर हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने क्राइम को रोकने की कोशिश की है, महिलाओं के क्राइम को भी रोकने की कोशिश की है, और इलीगल एक्टिविटी, चाहे वो माइनिंग की इलीगल एक्टिविटी, चाहे पेड़ कटान की एक्टिविटीज़ है, चाहे और क्राइम्स हैं, वो रोकने की कोशिश की, और हमने सख्त कदम भी किए। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो ड्रग्स है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये क्राइम्स का ड्रग्स भी है, चिट्टा मुक्त अभियान, हाँ, मुख्यमंत्री ने चिट्टा मुक्त अभियान चलाया है, और उसमें बहुत हद तक नौजवानों को जोड़ने की कोशिश की है। और चिट्टे किस तरीके के परिणाम नहीं, उसमें बहुत सारे लोगों को चिट्टा पकड़ा जा रहा है। इतने केसेस जो हैं चिट्टे और जो और ड्रग्स के हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं पकड़े गए जितने पिछले 1-1.5 साल में पकड़े गए। और चिट्टा का इन्वॉल्व है, उसकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करके, उसकी जो है जब्त करके प्रॉपर्टी को तोड़ा जा रहा है। तो क्या आप मानते हैं कि जो ये अभियान होते हैं, जागरूकता अभियान, ये कहीं ना कहीं सकारात्मक साबित हो नहीं सकते होते, हैं? निश्चित रूप में होते। जब देखो, जब आप नौजवानों को बताएंगे, नौजवानों को अपने साथ जोड़ेंगे और एक मुहिम में जोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव तो नौजवानों पे पड़ता है। मगर क्योंकि अमूमन जो ये ड्रग्स ली जाती है, संगति कंपनी का असर पड़ता है जी। कंपनी में, जिस कंपनी में बच्चे बैठते हैं, जिस कंपनी में लोग बैठते हैं, उसका फ़र्क पड़ता है। तो एक अवेयरनेस कैंपेन तो सरकार ने किया, और पुलिस को भी सख्त हिदायत है, चिट्टा या ड्रग्स में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किस ऊंचे से ऊंचे पद पे, उसको जो है बख्शा ना जाए और किसी की सुनवाई ना हो। इसमें ज़ीरो टॉलरेंस जो है वो पुलिस को हिदायत मुख्यमंत्री जी ने दी हुई है। सर, पंचायती राज चुनाव को लेकर के क्या अपडेट्स है? सभी लोग, क्योंकि बहुत सारे दावेदार हैं, बहुत सारे नए चेहरे भी सामने आना चाह रहे हैं, तैयारी भी करना चाह रहे हैं, मगर सरकार का कुछ कंफ्यूजन है। कभी मंत्री की ओर से कुछ और अपडेट्स आती हैं, मुख्यमंत्री जी कुछ और कह देते हैं, तो क्या क्लेरिफाई कर पाएंगे? ये देखो, जो पंचायत इलेक्शन है, क्योंकि इस वक्त हिमाचल प्रदेश में डिज़ास्टर एक्ट चला हुआ है। ये बात ठीक है कि हमारे ज़िले में इतना नुकसान नहीं हुआ है, और हम इस बरसात में प्रभावित नहीं हुए हैं। मगर बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जो खास करके मंडी ज़िला सबसे ज़्यादा प्रभावित मंडी ज़िला है। आज भी अभी हमारा विधानसभा में जो हमारा विंटर सेशन हुआ, बहुत सारे विधायकों ने और ख़ास करके विपक्ष के विधायकों ने अपने चुनाव क्षेत्र की बात रखी कि सड़कें बंद हैं, सड़कें, पीने की पानी की स्कीम टूटी हुई है, उसको ठीक करें। अभी सारी चीज़ें टेम्परेरी तो रिस्टोर की गई है, मगर परमानेंट रिस्टोर तो नहीं हुई है। हमारी प्राथमिकता को चुनाव, हम कोई चुनाव से भाग नहीं रहे, हमको चुनाव से डर नहीं रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ हिमाचल प्रदेश में जब भी पंचायत के चुनाव होंगे, निश्चित रूप में ज़िला परिषद, पंचायत समिति और बहुमत हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लोग जीत के आएंगे। ठीक है, ये बात, ये चुनाव पार्टी सिंबल पे नहीं होते, मगर प्राथमिकता हमारी जो है वो पंचायत, जो चीज़ों को रिस्टोर करने की, चीज़ों को ठीक करने की है। और मुझे जो लगता है आज की परिस्थितियों में कि ये जो चुनाव है वो अप्रैल के महीने में, मार्च या अप्रैल, क्योंकि मार्च में तो नहीं लगता, क्योंकि जहाँ मार्च में एग्ज़ाम्स होते हैं, बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स हैं, टीचर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो मुझे लगता है अप्रैल के महीने में ये जाएंगे। क्योंकि इस आपदा की वजह से जैसे बाइफर्केशन ऑफ पंचायत्स है या डिलिमिटेशन ऑफ वार्ड्स है, वो भी नहीं हुआ है। तो ये सारा जो है सरकार और इलेक्शन कमीशन के बीच में चर्चा हो रही है, और निश्चित रूप से जो भी फैसला होगा वो समय के साथ पता लगेगा। फिर भाजपा ये आरोप लगाती है कि अगर हिमाचल प्रदेश सरकार चुनाव के लिए आपदा का हवाला देती है तो ये 3 साल का जश्न क्यों? ये देखो, जश्न तो अपने आप में हर सरकार, जब भी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल होते हैं। ये भाजपा की जब पूर्व की सरकार रही है, जब वो उनके कोविड हुआ, तो इन्होंने तीसरा साल और चौथा साल भी मनाया है। ये तो एक संदेश है लोगों को कि भाई सरकार के 3 साल हो गए हैं, और हमारी जो उपलब्धियां हैं, हमारी जो स्कीम्स हैं, जो हमने हिमाचल प्रदेश को जनता को दी है, वो एक बताने का और एक दिखाने के लिए, एक मैसेज देने के लिए प्रोग्राम होता है वो तो। और निश्चित रूप से हर सरकार, हिमाचल की सरकार, चाहे पूर्व की भाजपा सरकार रही, चाहे हिंदुस्तान की दूसरी सरकारें भी इस तरह का कार्यक्रम करती है, और इस पर कोई ज़्यादा पैसा खर्च भी नहीं होता।
सर, आपने बतौर उद्योग मंत्री विदेश दौरे भी किए, कई चीज़ों का एक्सप्लोर भी किया और एमएसएमई एक बड़ा जो है वो प्रोजेक्ट है, उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे युवाओं को स्टार्टअप का मौका मिला। लगभग 6 से 7 हज़ार युवा लाभान्वित भी हुए। तो फिर आपको क्या लगता है कि अभी 2 सालों में आप इंडस्ट्रीज़ के लिए और क्या कर पाएंगे? नहीं, देखो, इंडस्ट्रीज़ का हिमाचल प्रदेश में हमने लगभग कोई 15,000 करोड़ के MOU साइन किए हैं, जिसमें से 50% यूनिट्स लग गए हैं और कुछ लग रहे हैं। इंडस्ट्री का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बड़े बड़े उद्योग लगाना है। हम जो है बच्चों को, हमारे जो नौजवान है बेरोजगार नाराज गए, उनको हम जैसे स्टार्टअप्स हम देते हैं, स्टार्टअप्स देते हैं हमको, हम इनको इनोवेशन सेंटर्स हैं हमारे, कोई भी उन्होंने कोई नई चीज़ इन्वेंट करनी है, नई चीज़ एक्सप्लोर करनी, वो करते हैं। हम उनको सब्सिडीज़ देते हैं, बहुत सारी स्कीम्स है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना, बहुत सारी स्कीम्स है जिसमें हम हमारे नौजवानों को हम सब्सिडीज़ देते हैं। 1 करोड़ तक की स्कीम्स हैं जिसमें कि वो 30% या 35% सब्सिडी हम देते हैं। और हिमाचल प्रदेश में इन अलग अलग हेड से लगभग हमने कोई 4 से 5 हज़ार लोगों को जो है वो रोज़गार के साधन उपलब्ध करवाए हैं, कराए हमने। जैसे मान लो किसी ने ब्यूटी पार्लर है, किसी ने रेस्टोरेंट है, किसी ने होम स्टे है, किसी ने जिम है, या किसी ने राउंड अबाउट 103 स्कीम्स है अलग अलग, जिसमें भी वो करना चाहते हैं तो हम उसको प्रमोट करते हैं। चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स को भी हम प्रमोट करते हैं, इनको भी हम प्रमोट करते हैं। तो हमारी कोशिश है कि, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में अब हर बच्चे को नौकरी मिलना संभव नहीं है, चाहे सरकार जिस मर्जी की भी होगी, मगर ये कि अपने आप में अगर हमारे नौजवान सेल्फ सफिशिएंट अपने पैरों पे खड़े होकर अपने रोज़गार के साधन अपना पाए तो बहुत अच्छी बात है। हम इस ओर जो है आगे बढ़ रहे हैं। मंत्री जी हमारे शिलाई क्षेत्र से, जिला सिरमौर से आते हैं, मगर वहाँ उद्योग नहीं लगा रहे, तो क्या संभावना है? मैं चाहती हूँ वो बातें आप क्लियर करें। क्या शिलाई क्षेत्र औद्योगिक परिप्रेक्ष्य में आ सकता है या फिर वहाँ पर कोई ज़्यादा संभावना नहीं? देखो, नहीं? उद्योग जो इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री कोई गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड नहीं होती। गवर्नमेंट इंडस्ट्री को, उद्योगपति को पैसा नहीं देती है, हम तो सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं। उद्योगपति या बिजनेस कम्युनिटी का मान लो कोई पावर प्रोजेक्ट लगा रहा है, होटल लगा रहा है, इंडस्ट्री लगा रहा है, वो इन्वेस्टर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को देखता है। उसको ये लगता है कि मैं किस चीज़ को लगा करके मुझे कामयाब मैं हो सकता हूँ। हम उसको ज़बरदस्ती किसी को कहीं नहीं भेज सकते। हिमाचल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडस्ट्रीज़ के उसमें कि इंडस्ट्रीज़ बॉर्डर एरिया में है, चाहे पोंटा है, कालाम है, बद्दी बरोटीवाला है, नालागढ़ है या ऊना है। क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट, जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, उद्योगपति ने रॉ मटेरियल बाहर से लाना है, उसको बनाना है और बना करके उसको फिनिश प्रोडक्ट बना करके मार्केट में बाहर बेचना है। प्रदेश में नहीं है ये स्थिति। सिलाई की नहीं है, कुल्लू है, मनाली है, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, चंबा है, या और भी जो हमारे क्षेत्र हैं हिल एरियाज, वहाँ नहीं है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई है। वहाँ पे हमको बड़े बड़े यूनिट्स लगने, बड़े बड़े यूनिट्स को 100 बीघे से ऊपर ज़मीन चाहिए। पहाड़ों में सबसे बड़ी बात है कि लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर लैंड अवेलेबल है तो वो पहाड़ वाली, ढलान वाली है, तो बड़े बड़े यूनिट्स नहीं लग सकते। हम कोशिश कर रहे हैं। एक जिला सिरमौर का और हाटी क्षेत्र का बहुत बड़ा मुद्दा है कि जनजाति दर्जा कब मिलेगा। अब बीते कल भी हाटी समिति ने प्रेस वार्ता की है, तो इसमें कई बार जो है वो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, तो वो अभी तक कहाँ पहुँचा है सर? कई भ्रांतियाँ भी इसको लेकर फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया पर एक जो है वो डॉक्यूमेंट भी बहुत वायरल हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ आप क्लियर करें। देखो, मैंने तो कल इनके सोशल मीडिया पे ही देखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई अमेंडमेंट की है। मुझे नहीं पता कि अमेंडमेंट की है, मगर देखो मैं एक बात कह सकता हूँ कि हाटी वाला मामला इस वक्त कोर्ट के विचाराधीन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको किया, हिमाचल गवर्नमेंट ने भी क्लैरिफिकेशन मांगी। क्लैरिफिकेशन जैसे आई, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा, क्लैरिफिकेशन को 24 आवर में हम कर देंगे। 1 जनवरी 2024 को इसको नोटिफाई कर दिया गया। उसके बाद कोर्ट ने स्टे कर दिया इस मामले। कोर्ट में मामला विचाराधीन है और मैं नहीं चाहता कि इस मामले पे हमको किसी को टिप्पणी करनी चाहिए। और कुछ लोग, मैं देखता हूँ कि कुछ लोग जो पत्रकार भी हैं और कुछ लोग सोशल मीडिया पे कोर्ट्स के प्रति, जजेस के प्रति भी ऐसी टिप्पणी करते हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि मत करो ऐसा टिप्पणी, क्योंकि इससे हमको नुकसान होगा। क्योंकि कोर्ट में जब मामला है तो हमको पब्लिकली, सोशल मीडिया के थ्रू, स्पीचेस के में, भाषणों में हमें इस पे टिप्पणी नहीं, कोर्ट की कार्यप्रणाली पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए हमको। ठीक है, हमको कोर्ट के ऊपर विश्वास करना चाहिए। जो हाटी समिति है, इन्होंने भी एक अच्छे वकील को हायर किया है। हाटी कल्याण समिति है,
उसने भी एक बहुत अच्छे वकील को, हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े वकील श्रवण डोगरा को हायर किया हुआ है। तो सब लोग चाहते हैं कि ये होना चाहिए। और लेकिन सर कहीं ना कहीं लोग आपकी तरफ उम्मीद लेकर के देख रहे हैं नहीं, देखो कोर्ट्स में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता ना, जब मामला कोर्ट में है। हमने सरकार ने जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको भेजा, हिमाचल सरकार को भेजा, उसमें त्रुटि थी। त्रुटि की चिट्ठी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखी हिमाचल सरकार ने और कहा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन अलग थी और जो फॉरवर्डिंग लेटर जो सेक्रेटरी की थी वो अलग थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि किसको करना है, कि एससीज़ को इंक्लूड, एक में था कि एससीज़ भी एसटी में आएंगे और दूसरी में था कि एसटीज़ एक्सक्लूडेड हैं, एसटी से बाहर हैं। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हिमाचल सरकार ने लिखा, 3 महीने तक जवाब नहीं आया। उसके बाद मैं खुद केंद्रीय ट्राइबल मिनिस्टर से मिले, हमने उनके ध्यान में लाया। 3 दिन बाद केंद्रीय मंत्री ने इसका क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल को दिया। 1 जनवरी को हमने उसको नोटिफाई कर दिया। उसके बाद शायद 4 जनवरी को कोर्ट में वो स्टे हो गया और हम इसकी प्लीडिंग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोर्ट पे विश्वास करना चाहिए। और राजनीतिक टिप्पणी, मैं जैसे मान अगर मैं कहूँ किसी को कि कोई ट्रांसगिरी क्षेत्र का हर व्यक्ति जो है वो चाहता है कि ये एसटी का दर्जा सबको मिलना चाहिए। हम तन मन धन से जो है इसमें कोशिश कर रहे हैं। सरकार के भी जो प्रयास होंगे, सरकार के हमारे एडवोकेट जनरल से भी हमारी बात हुई और एडवोकेट जनरल भी बहुत स्ट्रांगली इसको प्लीड कर रहा है। सर अब हमारे ये सेगमेंट ही समाप्त होता है। अब कुछ अटपटे से सवाल है, आप इसको अलग अंदाज में भी दे सकते हैं और मैं चाहूँगी संक्षिप्त में आप दें। नाथूराम चौहान जी को आप कैसे देखते हैं? देखो ऐसा, नाथूराम चौहान जी, मीडिया की गलती है कि आप नाथूराम चौहान जैसे बंदों की जो रिएक्शंस हैं उनको आप लेते हो और उसको सोशल मीडिया पे चलाते हो। वो क्या है क्या नहीं, मैं नहीं टिप्पणी करना चाहता, सब जानते हैं। जो एक नेगेटिविटी जिन्होंने किसी के अगेंस्ट बोलना है विद सम इंटेंशन, क्या बोल सकते हैं उनके बारे में। ऐसे जो हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आज सोशल मीडिया के माध्यम से पैदा हो गए हैं, जो अपनी रोटियां सेकने के लिए जो है वो ये सोशल मीडिया में कभी नेशनल हाईवे के खिलाफ बोल देंगे। समस्याएं वो मीडिया में रखते हैं, क्या कभी आपके पास उन समस्याओं को लेकर? नहीं, हमें ऐसा थोड़ी है कि नाथूराम के पास ही या किसी और के पास लोग जाते हैं, हमारे पास भी जाते हैं। मगर किसी भी समस्या को हल करना जो है वो एक प्रोसीजर, एक सिस्टम है। आप अब नेशनल हाईवे के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इनके खिलाफ बोल रहे हो, आपकी मंशा क्या है? बार बार आप बोल रहे हो, कभी आप माइनिंग वालों के खिलाफ बोलते हो, कभी फैक्ट्री वालों के पास बोलते हो। अरे आप आम गरीब आदमी के बारे में क्यों नहीं बोलते? आप फैक्ट्री के खिलाफ बोलते हो, आप क्रशर वालों के खिलाफ बोलते हो, आप नेशनल हाईवे के ठेकेदारों के खिलाफ बोलते हो, आप गरीब आदमी के लिए क्यों नहीं बोलते हो? आपकी मंशा क्या? सब समझते हैं। आज के ज़माने में कोई सब समझते हैं, और कौन क्या करता है और किससे क्या बात करता है और क्या बोलता है वो छुपती थोड़ी बातें हैं। हमारे पास जो लोग आते हैं, किसी भी सिस्टम को सेटल करने का एक सिस्टम है। मेरे पास हज़ारों लोग मिलते हैं, पौंटा के लोग मिलते हैं, हिमाचल के लोग मिलते हैं, सिरमौर के लोग मिलते हैं। हम ऑफिशियल्स को बोलते हैं और एक इंटेंशन, क्योंकि हर चीज़ के 2 पहलू, एक पॉजिटिव साइड, एक नेगेटिव साइड है। तो हर आदमी ने अपना काम करना है। अगर किसी से गलती हुई है, किसी से त्रुटि हुई है, किसी से की कमी रही है, तो उस सिस्टम को तो ठीक कर सकते हैं ना। आप उसको धमका थोड़ी सकते हो, आपको डरा थोड़ी सकते हो, उसको आप ब्लैकमेल थोड़ी कर सकते हो कि आप अल्ट्रा मोटिव, आपके इंटेंशन कुछ ऐसा थोड़ी होता है। ये तो मैं तो आपको बोलता हूँ, मीडिया में भी जो ये लोग हैं जिनका काम सिर्फ क्रिटिसाइज़ करना है किसी व्यक्ति विशेष को या किसी डिपार्टमेंट को, इट इज़ रॉन्ग। ऐसे लोगों को आपको प्रोत्साहन ही नहीं देना चाहिए। सर क्योंकि आप जो है वो 6 बार शिलाई के विधायक बने हैं, तो जब पहली बार विधायक बने तब राजनीति ज़्यादा चुनौतीपूर्ण थी या अब छठी बार जब बने हैं, क्या चेंजेस आपने देखे हैं? नहीं देखो, मैं तो 1993 में 28 साल की उम्र में विधायक बन गया था। उसमें और अब में तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। उस वक़्त तो हाँ, उस वक़्त और ज़मीन आसमान का अंतर है। उस वक़्त लोगों की इतनी डिमांड्स भी नहीं थी, और उस वक़्त लोग जो थे वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए सड़क है, स्कूल है, पानी है, बिजली है, उसकी तरफ ज़्यादा था। और उस वक़्त हमारे क्षेत्र इतना विकसित भी नहीं हुआ करता था, तो लोगों की प्राथमिकता जो है जनहित के कार्य होते थे। पेशेंस बहुत थी पहले, भाईचारा हाँ बहुत था। पहले के लोगों में बहुत पेशेंस थी, वो समझते थे सिस्टम कैसे काम करता है, सब्र शांति थी। भाई अब भी ये देखो, मैं ही नहीं कहता, मेरे शिलाई चुनाव क्षेत्र में अब भी मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो वोटर्स हैं और ख़ास करके पूरे सिरमौर के लोग बहुत शांति प्रिय हैं, समझते हैं। और ठीक है, कुछ 10-20% लोग ऐसे हो गए जो विशेष करके नौजवान हैं, जिनमें क्योंकि उम्र का तकाजा होता है, उम्र है कि नौजवानों को एक भी जल्दी काम हो जाए, तुरंत काम हो जाए, हर चीज़ हो जाए। तो वो पहले और अब में तो अंतर बहुत आ चुका है। और फिर अब ये भी हो गया कि पहले ऐसा होता था कि अब गलत करने की गुंजाइश कम है। आज RTI है, आज कोर्ट्स स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं,
पहले होता था कि आप जो मर्जी कर दो, चाहे गलत भी होता था चाहे इलीगलिटी भी होती थी, निकल जाता था, पता नहीं लगता था किसी को। मगर अब तो अगर आप गलत भी करने की कोशिश करो तुरंत लोग कोर्ट में चले जाते हैं, तुरंत लोग मीडिया में उठा देते हैं, अपनी आवाज़ तुरंत मीडिया में उठा देते हैं। आज बहुत सारे चैनल्स हैं और बहुत सारे आज वो चीज़ें हैं जहाँ पे आप नहीं कर सकते। आज के ज़माने में आप देखो ऑफिशियल्स जो अधिकारी हैं चाहे पॉलिटिशियन हैं, उनकी कन्विक्शन हो रही, कोर्टों से कन्विक्शन हो रही हैं, उनको सजाएं हो रही हैं। अधिकारियों जो अगर गलत करते हैं उनको दंडित, कोर्ट द्वारा दंडित किया। तो अब गलत करने की गुंजाइश कम है। सिरमौर की राजनीति और विशेष करके शिलाई के लोगों में आज भी सब्र, शांति, इज्जत, मान, सम्मान। और हमारे सबसे बड़ी बात है हमारे पहाड़ में और शिलाई में कह सकता हूँ कि हमारी जो कम्युनिटी सर्विस है, जैसे मान लो चालदा महाराज का प्रोग्राम हुआ, आप देखो पश्चिमी में भी और द्राबल में भी आसपास की जितनी भी पंचायतें हैं, सामूहिक रूप से हज़ारों की तादाद में लोगों को खाना खिलाया, पानी पिलाया, सेवा की, इकट्ठे संयुक्त रूप से किया। अब हमारे यहाँ जैसे आप भी पहाड़ से हैं कि शादी होगा, ब्याह होगा, पूरा गांव निपटाता है। हाँ, सुबह गाँव निपटाता है। कोई वेटर्स नहीं लाते, कोई खाने बनाने वाला नहीं लाते, गांव सारी चीज़ों को निपटा। तो ये हाँ खूबसूरती है, बिल्कुल। मैं तो और मैं हमेशा बोलता हूँ सब लोगों को कि इस जो हमारा कंसेप्ट है, ये हमारी जो पहाड़ की परंपराएं, इसको ख़राब मत करो। कुछ गांव हैं हमारे विशेष करके, मगर ये विलुप्त हो रही है, नहीं कम हो रही है। पर ये हम लोग अगर हम जो ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारे समाज में बैड एलिमेंट हैं, अगर हम उनको प्रोत्साहन करेंगे तो ये चीज़ें हमारी ख़त्म हो जाएंगी। अगर कोई गलत आदमी, कोई गलत, जैसे मान लो हमारी कम्युनिटी सर्विस है, गाँव में शादी ब्याह मरना जीना सामूहिक रूप में, बहुत अच्छी बात है, हमको इसको इनकरेज करें। पर जो इसके विरोध करते हैं या कोई गलत एलिमेंट है जो इसके विरोध, तो हमको उसका विरोध करना चाहिए, उसको इनकरेज नहीं करना चाहिए, ताकि हमारी जो परंपराएं हैं वो बनी रहनी चाहिए। और मैं एक और बात कहूँगा, हमारे पहाड़ का जो नौजवान है वो बुज़ुर्गों की इज्जत भी करता है। आज भी बहुत सारे गांव में कह सकता हूँ कि जहाँ पे हमारे जो सियाणे हैं, हमारे जो ठगड़े हैं, अगर वो फैसला करते हैं तो उसको पूरा गाँव मानता है, और मानना चाहिए। क्योंकि अगर गांव में सब ठगड़े बन जाएंगे और सारे ठेकेदार बन जाएंगे तो गांव में तो कैओस हो जाएगा। मैं खुद देख रहा हूँ, बहुत सारे गांव ऐसे हैं, मैंने खुद देखा है। आपके बनौर गांव का मैं बोल दूँ आपको कि बनौर गांव में वंस अपॉन ए टाइम जैसे जो सियाणे होते थे, ठगड़े होते थे, वो अल्टीमेटली क्या सब ठगड़े बन गए। तो जो कम्युनिटी कंसेप्ट है, झगड़े हैं गाँव के, वो कहीं ना कोई वो सॉर्ट आउट नहीं होते। अदरवाइज़ पहले क्या होता था हमारे कि गाँव में चलो झगड़े भी हो जाते थे, गाँव में समाज बैठता है, गाँव बैठता है, दंड लगाया चल भी, और वो निपटा दिया जाता था। तो हमारी पुरानी परंपराएं बहुत अच्छी है और हम उनको मेंटेन करना चाहिए हमको। सर, क्या नेताओं का कोई छुट्टी का दिन होता है? नहीं, कोई दिन नहीं होता। आपका वे ऑफ रिलैक्सिंग क्या है? क्योंकि आपका पूरा दिन जो है बिजी रहता है, अभी इस कार्यक्रम में उस कार्यक्रम में ट्रैवल करना है, लोगों से मिलना है, बात करनी है, तो आप अपने रिलैक्स मोड के लिए, रिलैक्सिंग के लिए क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, कभी संडे के दिन छुट्टी हो जाए तो घर में रह आते, अदरवाइज तो सुबह से अगर घर, हाँ मैं पुराने गाने गाड़ी में जब जाता हूँ मैं पुराने गाने सुनता हूँ। वैसे भी पुराने गाने मतलब मेरे को देखने, मेरे को पिक्चरों का शौक है, पूरा पिक्चर्स में तो अब तो मुझे लास्ट टाइम सर कब आपने पिक्चर देखी थिएटर में? अभी मैंने पीछे देखी थी, कोई 6 महीने पहले देखी थी। कौन सी मूवी? ये वाली, इसमें क्या नाम, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। अब तो पिक्चर भी वैसी जो हम पसंद करते वैसी पिक्चर है वो वैसी भी नहीं आती अब तो। अच्छा, गाने भी जो अब हैं, जैसे हम तो पुराने गाने 80s 90s वाले किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, लता मंगेशकर के गाने सुनना पसंद करते हैं। तो मतलब मेरे घूमने, ट्रैवलिंग भी है। ट्रैवलिंग मेरा ये कि साल में मैं 1-2 बार चला जाता हूँ फैमिली के साथ, जैसे विदेश चला जाऊँगा, इंडिया में भी कहीं चला जाऊँगा, 5-7 दिन के लिए चले जाऊँगा, वही है। बाकी तो 24 घंटे काम है, सुबह टेलीफोन बजेंगे, सुबह से टेलीफोन है, दिन में टेलीफोन है। अच्छा, फैमिली भी परेशान हो जाती है, मगर ये है कि हमारी फैमिलीज़ को ऐसा कि यूज़ टू है हमारी फैमिलीज़। जैसे मेरी वाइफ है, वो भी मतलब लोगों के साथ मिलना जुलना, काम करना है, वो करना। इतना लंबा जीवन राजनीति में हो चुका है कि सबको आदत हो गई है। हाँ, यूज़ टू है। अच्छा, अब ये भी है कि अगर 2 दिन कोई मिलेंगे नहीं है तो फिर वो आता है कि यार मिल नहीं रहे, कोई लोग नहीं आ रहे, आदत पड़ जाती है। 3-4 दिन हो जाए तो यार पता लगता है कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है। मतलब यूज़ टू भी हमारी बॉडी, हमारे को आदत पड़ती है। क्योंकि आपका जो आपके पिताजी भी रहे हैं, वो भी एक पॉलिटिशियन थे, तो तब से आपको, अगर आप एक पॉलिटिशियन ना होते सर, फिर क्या आपका ड्रीम था बचपन से? नहीं, मैं तो वैसे तो बेसिकली मैं डॉक्टर बनने जा रहा था। वैसे तो मैंने PMT के एग्ज़ाम्स दिए, मेरे को PMT में सिलेक्ट नहीं हुआ, फिर मैं आर्ट्स में आ गया। आर्ट्स के बाद फिर मैंने लॉ की, बनने में डॉक्टर जा रहा था, पर मैं बना नहीं। कहते भाग्य में गए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर बच्चा अपनी किस्मत लिखा के आया है। जिस बच्चे ने जो बनना है ना, वो बनेगा ही बनेगा। ये बशर्ते है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बिना आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। और आप मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, मन को साफ रखो, बेईमानी मत करो, तो आपको जीवन में ईश्वर आपके ऊपर कृपा करता ही करता है। हर व्यक्ति को जीवन में भगवान एक मौका देगा ही देगा। ये है कि आपको उस मौके के लिए तैयार होना पड़ेगा
और आपको वो मौका चूकना नहीं पड़ेगा। और कहते हैं ना, मेरा तो मानना है कि जीवन में समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को भी नहीं मिला है। देखो किसी भी नहीं मिला है, और आपको भगवान ने जितना दिया है उसमें आपको सेटिस्फाइड होनी। जैसे मैं खुद अपने लिए बोलता हूँ कि मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हूँ। मुझे देखो इज़्ज़त, मान, धन, दौलत, अच्छी फैमिली, अच्छी वाइफ, अच्छी बेटी, अच्छे मदर फादर, मुझे तो मैं अपनी लाइफ से पूरा सेटिस्फाइड हूँ। मैं आपके लिए सफलता के क्या मायने हैं? किसी के लिए सफलता जो है वो धन दौलत है, किसी के लिए नाम है, किसी के लिए फेम है। आपके देखो एक बात हूँ मैं आपको, देखो मेरे पास धन भी है, दौलत भी है, इज्जत मान सम्मान सब कुछ है, मेरे पास कोई कमी नहीं है। देखो सबसे बड़ी जीवन में अगर किसी की सेटिस्फेक्शन है ना, जो मन से शांत है ना, उससे बड़ी सेटिस्फेक्शन नहीं। अगर कोई आंतरिक शांति ही सफलता है। आंतरिक शांति ही सफलता। अगर किसी के पास वो नहीं है ना, उसके पास चाहे जितना मर्जी पैसा हो जाए, जितनी मर्जी प्रॉपर्टी हो जाए, जितना मर्जी हो जाए, कुछ नहीं है, सब ज़ीरो है। अगर आपके पास मन की शांति है, आपके मन में चैन है, आपको रात को नींद नहीं आ रही तो क्या फ़ायदा है, आपको बीमारियां लग रही तो क्या फ़ायदा है। आप हैरान होंगे, मैं 8 से 10 घंटे सोता हूँ। मैं रात को, हाँ, मैं 8 से 10 घंटे सोता हूँ। मैं थकता हूँ, काम करता हूँ, फिर भी मेरे को नींद आती है मुझे, क्योंकि मैं गलत नहीं करता ना, मैं कभी किसी के बारे में गलत सोचता हूँ ना मैं गलत करता हूँ। मेरा है कि सबको भला करूँ, जितना भी अच्छा मेरे से हो जाए, जिसके भी भला हो जाए। और मैं गरीब, छोटे से छोटा और गरीब की मदद करने की कोशिश करता हूँ। जिसके पास कुछ नहीं है उसकी मैं मदद करनी, और मेरे को सेटिस्फेक्शन है, लाइफ से सेटिस्फेक्शन। 2026 के लिए आपने अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिक्स एंड ऑल, एक साधारण व्यक्तित्व होने के नाते आपने क्या सोचा है 2026 में? क्योंकि हर इंसान एक बड़ी डायरी लिख देता है 2026 मेरा में कुछ ये नहीं करूँगा। है, मेरा कुछ नहीं। मेरा तो जो कल आएगा, कल का कल देखा जाएगा। आज का काम करो, अपने आराम से सो जाओ। कल जो आएगा, जैसी परिस्थिति आएगी, उसके लिए आप मेंटली, फिजिकली आप तैयार रहो। भगवान ने जो लिखा है ना, अच्छा लिखा होगा तो भी मंजूर है, माड़ा लिखा होगा तो मंजूर, मगर अच्छा करोगे और अच्छा सोचोगे तो आपका अच्छा ही होगा। सर अब मुझे ऐसा लगता है मैं कंक्लूड कर देना चाहिए। अपने दिल की बात कोई भी आज आप हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर कहना चाहते हैं। नहीं देखो, मैं तो आपको, मैं तो चाहे वो यंगस्टर्स देखो के लिए मैं कोई मैसेज नहीं, ही क्यों ना यंगस्टर्स हो। को भी मैं बोल रहा हूँ, देखो ड्रग्स छोड़ो, आप अपनी बॉडी को कमज़ोर मत करो, क्योंकि ड्रग्स का प्रचलन बहुत बढ़ चुका है। जो व्यक्ति मेंटली और फिजिकली कमज़ोर है, वो जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आप फैमिली की तरफ ध्यान दो, फ्यूचर की तरफ ध्यान दो, और भगवान ने जो लिखा है वो आपको समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है। जितने में आपको ईश्वर रखेगा, आप सेटिस्फाइड रहो और भगवान पे विश्वास कर रखो। बाकी तो ईश्वर जो भी करता है सब ठीक होता है। थैंक यू जी, सो मच सर थैंक फॉर यू, ज्वाइनिंग अस। थैंक तो यू। हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर और वरिष्ठ नेता हर्षवर्धन चौहान जी हमारे साथ थे। दर्शकों, बहुत सारी बातें हुई है। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, आप सभी से जल्द ही मिलती हूँ नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।